Good afternoon to all. My name is Brahmpal Singh, lecturer, Department of Electrical Engineering, IMT College of Polytechnic, Greater Noida. I will discuss today about electrical fault. What is the fault? फॉल्ट के बारे में आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फॉल्ट हमारे क्या होते हैं? बेसिकली फॉल्ट हमारी अबनॉर्मल कंडीशंस होती हैं। जब भी किसी भी सर्किट के अंदर शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो करता है तो तभी उसी केस को हम फॉल्ट कह सकते हैं। जैसे हमारी कोई अबनॉर्मल कंडीशन आ सकती है। मान लो मेरा कोई सिस्टम है, अगर नॉर्मल कंडीशन में वर्क कर रहा है, ड्यू टू सम स्मॉल डिस्टरबेंस, अगर छोटे से किसी डिस्टरबेंस की वजह से हमारी लाइन के अंदर कोई भी फॉल्ट आ गया और उस फॉल्ट की वजह से हमारा लाइन के अंदर शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो कर गया, तो हमें उस फॉल्ट को एनालाइज करना है और उस फॉल्ट से होने वाले जो हमारे इफेक्ट हैं, जो हमारे इफेक्ट हो सकता है उस फॉल्ट की वजह से, उसको मुझे रोकना है। तो हम सबसे पहले फॉल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और कितने टाइप्स के फॉल्ट हो सकते हैं और हम इनको कैटेगराइज करेंगे, कितने तरह के फॉल्ट होते हैं और इस फॉल्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे। तो नेक्स्ट, सबसे पहले हम व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, फॉल्ट हमारे होते क्या हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ फॉल्ट हैं हमारे, फिर कॉजेज ऑफ इफेक्ट्स हैं, इफेक्ट्स ऑफ नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम। अगर सपोज हम हमारा कोई भी ट्रांसमिशन लाइन है, अगर किसी भी ट्रांसमिशन लाइन के नॉर्मल ऑपरेशन हो रहा है, अगर हमारा कोई भी लाइन टू ग्राउंड अगर उसके अंदर कोई फॉल्ट आ गया तो उसकी वजह से हमारा शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो कर जाएगा और उसी को उसकी वजह से हमारे कई सारे हमारे इक्विपमेंट्स जल सकते हैं और हमारे डैमेज हो सकते हैं। जैसे हमारा सर्किट ब्रेकर होता है, आइसोलेटर होते हैं, रिलेस होते हैं। तो इनको इनकी प्रोटेक्शन के लिए हमें शॉर्ट सर्किट की एनालाइज कर पाएंगे। अब एनालाइज हम तभी कर पाएंगे जब हम किसी फॉल्ट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमारा कौन सा फॉल्ट हुआ है। तो इसके बाद हमारे टाइप्स ऑफ फॉल्ट हैं। सपोज टाइप्स ऑफ फॉल्ट का मतलब है हम कितने टाइप्स में हमने फॉल्ट्स को कैटेगराइज किया है। जैसे हमारा सिमेट्रिकल फॉल्ट, सेकंड वन हमारा अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। सिमेट्रिकल फॉल्ट का मतलब है आफ्टर फॉल्ट शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो इन ए अनसिमेट्रिकल फॉर्म। जैसे मान लो कोई हमारा अनसिमेट्रिकल हमारा फॉल्ट हो गया और होने के बाद में जो शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होगा वो अलग अलग फेजों में अलग अलग मैग्नीट्यूड से फ्लो करेगा। तो उसे हम अनसिमेट्रिकल फॉल्ट कह सकते हैं। जैसे उसके बाद हमारा सेकंड है हमारा सिमेट्रिकल फॉल्ट। सिमेट्रिकल फॉल्ट में क्या होता है हमारा, जब सिमेट्रिकल फॉल्ट होगा तो हर फेज के अंदर हमारा जो शॉर्ट सर्किट करंट है हमारा वो सेम रहेगा, सेम मैग्नीट्यूड से फ्लो करेगा। उसके बाद हमारे क्या क्या कॉजेज हैं, क्या क्या इफेक्ट्स हैं फॉल्ट होने के बाद में। देखो फॉल्ट होने के बाद में हमारे होने के बाद में हमारी जो पावर सिस्टम की हमारी स्टेबिलिटी है और हमारी रिलायबिलिटी है, इन पे इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि जब भी कोई फॉल्ट होगा हमारा ट्रांसमिशन लाइन के अंदर, स्टेबिलिटी हमारी कम हो जाएगी और हमारी जो हमारी रिलायबिलिटी है वो हमारी कम हो जाएगी। क्योंकि फॉल्ट होने की वजह से जो शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो करेगा वो हाई शॉर्ट सर्किट सर्कुलेटिंग करंट होता है, उसकी वजह से हमारे इक्विपमेंट डैमेज हो जाते हैं। जैसे हमारा करंट ट्रांसफार्मर है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है और हमारे सर्किट ब्रेकर हैं और हमारे रिले हैं। तो ये इनको डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। इसका मतलब है वो डैमेज हो सकते हैं उस केस में। तो अगर वो डैमेज होंगे तो हमारे सिस्टम को प्रॉपर रोकना पड़ेगा और उस समय हमारी सिस्टम की स्टेबिलिटी हमारी लॉस हो सकती है। उसके बाद हमारी रिलायबिलिटी, अगर मान लो हमारा कोई भी सिस्टम प्रॉपर काम करते करते हमारा अगर कोई फॉल्ट आ गया हमारा और उसके बाद में हमारे सिस्टम रुक गया तो हमारी रिलायबिलिटी है वो हमारी कम हो जाती है। इसके बाद में इलेक्ट्रिकल फॉल्ट को हम कैसे रोक सकते हैं, किस तरह से हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं। जैसे इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम अ फॉल्ट इज ए बैरियर इन पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट। सेकंड, शॉर्ट सर्किट करंट इज ए फॉल्ट इन विच करंट bypass the normal load. Electrical networks or machines equipments are often subjected to various type of fault while they are operations. When fault occurs, the characteristic value such as impedance of the machine may change from existing value of different value till the fault is clear.
जैसे मान लो कि जब भी कोई फॉल्ट होता है हमारा, तो उसका पर यूनिट इम्पीडेंस है और बेस इम्पीडेंस है, ये चेंज हो जाते हैं सारे के सारे। तो हमें उसकी कैलकुलेशन करनी है। सपोज मान लो मुझे इसकी करेक्टरिस्टिक्स निकालनी है, तो मुझे सबसे पहले इसमें उसके शॉर्ट सर्किट करंट को फाइंड करना पड़ेगा। और शॉर्ट सर्किट करंट जो मेरा किस पे डिपेंड करेगा, पर यूनिट रिएक्टेंस पे। और पर यूनिट रिएक्टेंस मेरा डिपेंड करेगा हमारे बेस वैल्यू पे। बेस वैल्यू एक्चुअली होती क्या है, वो हमारी डिपेंड करती है लाइन, जिस ट्रांसमिशन लाइन के अंदर फॉल्ट हुआ है उसकी केवी, किलो वोल्ट, जो हमारी केवी है उसकी वोल्टेज रेटिंग क्या है, और उसकी हमारी पावर रेटिंग क्या है, वो उस पर डिपेंड करती है। जैसे ही हमारा फॉल्ट होगा, तो हम उस सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करेंगे फॉल्ट हमारा कहाँ हुआ है और हमारी डिस्टेंस में कितने डिस्टेंस पे हुआ है, ताकि हम फॉल्ट को एनालाइज करें और शॉर्ट सर्किट करंट हम फाइंड कर सकते हैं। और उसी बेस पे हम जो हमारे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, जैसे हमारे प्रोटेक्टिव जो हमारे डिवाइस लगे हुए हैं ट्रांसमिशन लाइन के अंदर, जैसे सर्किट ब्रेकर है, रिले हैं, ताकि उनकी हम रेटिंग निकाल सकें। रेटिंग हमारी तभी पॉसिबल है जब हम किसी ट्रांसमिशन लाइन को एनालाइज करने से पहले हम उसका पर यूनिट रिएक्टेंस निकाल पाएंगे। उसके बाद हम देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फॉल्ट्स इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम विच आर गिवन लाइक दैट। जैसे ओपन सर्किट फॉल्ट है। ओपन सर्किट फॉल्ट का मतलब ये है कि जब हम ओपन सर्किट फॉल्ट को क्या मानते हैं, ओपन सर्किट फॉल्ट को हम ये मानते हैं कि जब भी कोई हमारा एक कंडक्टर या टू कंडक्टर या थ्री कंडक्टर अगर हमारा रनिंग में है, तो उसमें से कोई भी हमारा कंडक्टर टूट जाए या मैकेनिकल डैमेज हो जाए, या कोई भी एक कंडक्टर से बीच में से टूट के हमारा अर्थिंग पे आ जाए, तो हम उसे ओपन सर्किट बोल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि वो वाला कंडक्टर सर्किट से आइसोलेट हो गया है। उसके बाद हमारा सेकंड हमारा है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट का मतलब है कोई भी दो कंडक्टर का हमारा आपस में भिड़ जाना, या डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, या ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, या सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। तो बेसिकली हमारे जो सबसे ज़्यादा जो फॉल्ट हमारे ट्रांसमिशन लाइन के अंदर होते हैं, वो हमारे लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होते हैं। लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट एक्चुअली 85% तक हमारे लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होते हैं, और हमारे 7 to 5% हमारे डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होते हैं, और 5% हमारे डबल लाइन फॉल्ट होते हैं। तो इसमें जो सबसे जो डेंजरस जो फॉल्ट होता है हमारा, वो थ्री फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है, जो सिमेट्रिकल फॉर्म में होता है। इसमें क्या है, हमारा करंट का जो मैग्नीट्यूड है, जो जिसको हम शॉर्ट सर्किट करंट बोलते हैं, जिसको हम फॉल्ट करंट बोलते हैं, उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा डेंजरस करंट फ्लो कर सकता है हमारा सर्किट के अंदर। और उस सर्किट से हमारे जितने भी प्रोटेक्टिव जो डिवाइस लगे हुए हैं, वो सारे डैमेज हो सकते हैं। तो उसके लिए हमें इनकी स्टडी करनी होती है कि किस हमारी स्विच की, किस हमारे प्रोटेक्टिव डिवाइस की जो रेटिंग है, वो क्या क्या कितनी रखनी चाहिए हमें, ताकि हम उसको शॉर्ट सर्किट होने के बाद हम उसको बचा सकें, ताकि वो डैमेज ना हो, बर्न आउट ना करे। उसके बाद हमारे सिमेट्रिकल फॉल्ट हैं। सिमेट्रिकल फॉल्ट के बारे में पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि सिमेट्रिकल फॉल्ट हमारे क्या होते हैं। सिमेट्रिकल फॉल्ट्स में हमारा जो हाई जो शॉर्ट सर्किट जो करंट फ्लो होता है, वो पर फेज हमारा इक्वल मैग्नीट्यूड से फ्लो करता है। और हमारा अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में हमारा जैसे मान लो फॉल्ट हो गया मेरा, फॉल्ट होने के बाद जो शॉर्ट सर्किट जो करंट फ्लो होगा मेरा, वो अनसिमेट्रिकल फॉर्म में होगा, अनइक्वल मैग्नीट्यूड से फ्लो करेगा वो। उसके बाद हमारा दीज फॉल्ट्स अकर ड्यू टू द फेलियर ऑफ वन या मोर कंडक्टर। ये हमारा ओपन सर्किट कंडक्टर का बिहेवियर है। इस केस में क्या कर सकता है हमारा, एक कंडक्टर कोई फेलियर हो सकता है, मैकेनिकल फेलियर हो सकता है, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो सकता है। तो इस तरह के फॉल्टों को हम ओपन सर्किट फॉल्ट कह सकते हैं, तो क्योंकि वो हमारा कंडक्टर सर्किट से आइसोलेट कर गया है। नेक्स्ट हमारा द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ दीज फॉल्ट इंक्लूड जॉइंट फेलियर। जैसे मान लो हमने कोई ट्रांसमिशन लाइन हमने डाली है, और हमारे ट्रांसमिशन लाइन में हमने किसी कंडक्टर को हमने जॉइंट किया है, तो वहाँ पे बेसिकली क्या होते हैं, हमारे फॉल्ट्स के जो जॉइंट हैं हमारे, वो खुल जाते हैं कभी कभी। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि वो हमारे जो जॉइंट्स हैं हमारे, वो सही तरह से हमारे जॉइंट किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। तो इस तरह की सिचुएशंस हमारी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में आती रहती है, और केबल में भी आ सकती है। इसके बाद हमारा ओपन सर्किट फॉल्ट आर ऑल्सो कॉल्ड एज सीरीज फॉल्ट।
ओपन सर्किट फॉल्ट का मतलब है जिससे हमारी सीरीज सर्किट में हमारा कोई करंट फ्लो कर रहा है, और हमारा बीच में से कोई उस सर्किट को हमने ओपन कर दिया, या हमने कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर दिया वहां से बीच में से, तो वो हमारे ओपन सीरीज सर्किट फॉल्ट कह सकते हैं। दीज आर अनसिमेट्रिकल फॉल्ट या अनबैलेंस टाइप फॉल्ट फॉल्ट्स एक्सेप्ट थ्री फेज ओपन फॉल्ट। नेक्स्ट हमारा, इन दीज टाइप ऑफ द फॉल्ट्स ऑल फेज आर शॉर्ट सर्किट टू अर्थ। जैसे हमारे ये हमारे बेसिकली सिमेट्रिकल फॉल्ट्स के एग्जांपल हैं, जो हमारे तीनों फेज हमारे शॉर्ट सर्किट होने के बाद में ग्राउंड पे हो सकते हैं, ग्राउंड पे हो सकते हैं, या फिर हमारा थ्री फेज आपस में शॉर्ट सर्किट कर सकता है। बेसिकली क्या है, हमारा जब भी हमारा थ्री फेज टू लाइन थ्री फेज ग्राउंड टू फॉल्ट, जब हमारा फॉल्ट होता है तो उस केस में हमारा बहुत ज़्यादा डेंजरस करंट फ्लो करता है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट करंट हमेशा लो इम्पीडेंस पाथ को फॉलो करता है। जहाँ हमारा लो रेजिस्टेंस होगा वहीं से हमारा सारा करंट ग्राउंड हो जाएगा। दीज फॉल्ट इज बैलेंस व्हेन सिस्टम इज सिमेट्रिकली और 120 डिग्री इन थ्री फेज लाइन। बैलेंस फॉल्ट का मतलब वही है कि जैसे मान लो हमने हमारे पास आर वाई वी थ्री फेज हैं, और वो इक्वली हमारे डिस्प्लेसमेंट हैं, एक इक्वल मैग्नीट्यूड से, इक्वल डिग्री से। जैसे मान लो पहला फेज हमारा आर फेज जो हमारा 0 डिग्री पे है, और वाई फेज हमारा 120 -120 डिग्री पे है, और तीसरा फेज हमारा -240 डिग्री पे है। जैसे ही हमारा फॉल्ट हुआ, तो फॉल्ट होने के बाद में हमारा जो करंट जो शॉर्ट सर्किट के अंदर जो फ्लो करेगा वो हमारा इक्वल मैग्नीट्यूड से फ्लो करेगा। मान लो कंडक्टर वन, कंडक्टर टू, कंडक्टर थ्री, इन तीनों कंडक्टर्स के अंदर हमारा सेम मैग्नीट्यूड से करंट फ्लो कर जाएगा, और सेम डिग्री पर डिस्प्लेसमेंट पे, तो इसी को हम सिमेट्रिकल फॉल्ट बोलते हैं। दीज इन्वॉल्व ए लार्ज अमाउंट ऑफ करंट बट इट हैपन्स रेयरली। द एनालिसिस ऑफ दीज फॉल्ट इज रिक्वायर्ड फॉर द सेलेक्टिंग द रप्चरिंग कैपेसिटी ऑफ द सर्किट ब्रेकर। इस सारी चीज को हम करते क्यों हैं? हमें फॉल्ट होने के बाद में एनालाइज करना है सर्किट को, और हमें सबसे पहले उसके बाद में हमें ये एनालाइज करना है कि जो हमारे सर्किट ब्रेकर लगे हुए हैं उनकी रप्चरिंग कैपेसिटी निकालते हैं। रप्चरिंग कैपेसिटी का मतलब है मेकिंग कैपेसिटी और ब्रेकिंग कैपेसिटी। मेकिंग कैपेसिटी का ब्रेकिंग मेकिंग कैपेसिटी का मतलब ये है कि जब हमारा सर्किट ब्रेकर ओपन कर सर्किट को आइसोलेट कर दिया, उसके बाद में हमें सर्किट को जोड़ना है, तो वो मेकिंग कैपेसिटी होगी। और ब्रेकिंग कैपेसिटी का मतलब ये है कि जब भी हमारा फॉल्ट होने वाला है सर्किट के अंदर, तो सर्किट ब्रेकर ऑपरेट करेगा। ऑपरेट करने से पहले रिले से सिग्नल लेगा, रिले उसको सिग्नल देगा, और रिले से सिग्नल लेने के बाद में हमारा सर्किट ब्रेकर ऑपरेट कर जाएगा, तो वो हमारी ब्रेकिंग कैपेसिटी हो गई। तो जब तक हम रप्चरिंग कैपेसिटी और सर्किट ब्रेकर की हम नहीं निकाल पाएंगे, तो हम तब तक डिजाइन नहीं कर सकते हैं कि किस सर्किट ब्रेकर की हमें कैपेसिटी क्या रखनी है। और ये हमारी डिपेंड करती है पर यूनिट रिएक्टेंस वैल्यू पर। और पर यूनिट रिएक्टेंस हम कहाँ से निकालेंगे? ट्रांसमिशन लाइन से। क्योंकि हमारी ट्रांसमिशन लाइन एक फिक्स होती है कि हमें मान लो 400 किलोमीटर पे हमें पावर को ट्रांसमिशन करना है, और हमें ये भी चेक करना, मान लो कोई फॉल्ट हमारा ट्रांसमिशन लाइन के अंदर हो रहा है, तो हमें ये भी ऑटोमेटिकली मालूम पड़ जाएगा कि हमारा जो हमारा जनरेटर एंड है उससे हमारे कितने किलोमीटर पे हमारा फॉल्ट हुआ है। क्योंकि हमारा जो हमारे पर यूनिट रिएक्टेंस वैल्यू होती है वो सारी यूनिफॉर्म सेम होती है, तो हमें उनके पर यूनिट रिएक्टेंस को हम मेजर कर सकते हैं। और मेजर करने के बाद में हम कह लो हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि फॉल्ट हमारा कितनी डिस्टेंस पे हुआ है। उसके बाद में हमारा पर यूनिट रिएक्टेंस निकाल लेंगे, उसके बाद फिर हम शॉर्ट सर्किट रेटिंग निकाल लेंगे। शॉर्ट सर्किट एमबीए का मतलब है, रेटिंग का मतलब है शॉर्ट सर्किट करंट। शॉर्ट सर्किट करंट निकालने के बाद में फिर हम शॉर्ट सर्किट एमबीए निकालेंगे, और उसी शॉर्ट सर्किट एमबीए के बेस पे हम सर्किट ब्रेकर की जो रेटिंग है उसको डिसाइड करते हैं। ठीक है ना? तो ये हमारे ये चीज़ें एक प्रोसेस होता है हमारा। सबसे पहले हमारा फॉल्ट क्या होते हैं, कितनी तरह से फॉल्ट होते हैं, और फॉल्ट होने के बाद में हमारे क्या क्या इफेक्ट सिस्टम के अंदर सिस्टम पे पड़ सकते हैं। जैसे हमारा फॉल्ट हुआ और फॉल्ट होने के बाद में हमारी सिस्टम की स्टेबिलिटी हमारी कम हो सकती है, और रिलायबिलिटी हमारी कम हो जाती है। तो जब जैसे मान लो जैसे फॉल्ट कहीं हमारी हाई सर्कुलेटिंग करंट फॉल्ट कर गया, और उसकी वजह से हमारा जनरेटर डैमेज हो गया या ट्रांसफार्मर डैमेज हो गया,
और अगर ट्रांसफार्मर हमारा डैमेज हो गया तो हमारी सिंक्रोन जो हमारे फॉल्ट का जो इफेक्ट है वो जनरेटर तक पहुंच जाएगा, और जनरेटर हमारा हो सकता है अपनी सिंक्रोनाइजिंग को लॉस कर जाएगा। तो उससे हमारा जो एक्साइटेशन है को कंट्रोल करेगा, और हमारा वोल्टेज जो है, डेवलप जो वोल्टेज है, हमारा जनरेटर जो वोल्टेज को जनरेट कर रहा है वो हमारी जीरो हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो इस चीज को, इस इफेक्ट को हमें कम करने के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, एक हमारा साइंटिफिक है जो इंजीनियरिंग में यूज करते हैं, स्विच एंड गियर। तो स्विच एंड गियर क्या होता है हमारा, तो उसको बोलते हैं स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। क्योंकि हमारे फॉल्ट तो हमारा हो गया ट्रांसमिशन लाइन के अंदर, उस फॉल्ट को बचाने के लिए और उस फॉल्ट को जल्दी से क्लियर करने के लिए हमें स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन एक सब्जेक्ट है हमारा, उसके हम स्टडी करते हैं, और बेसिकली हम फॉल्ट एनालाइज हम वहीं से करते हैं। नेक्स्ट हमारा अनसिमेट्रिकल फॉल्ट के बारे में मैंने बता ही दिया है पहले। हाँ, ये हमारा है स्विच गियर। स्विच गियर का मतलब है हमारा सारे हमारे जो ऑटोमेटिक कंट्रोल है हमारा सब यहीं से होता है, क्योंकि हमारे ऑटोमेटिक सिग्नल्स हमारे ये स्विच ग्रिड से मिलता है। और जैसे ही हमारे फॉल्ट होने वाले होंगे, और फॉल्ट होने से पहले हमारा रिले सर्किट ब्रेकर को सिग्नल कर देगा, सर्किट ब्रेकर हमारा उस आइसोलेटिंग और फॉल्टी पार्ट को हमारा आइसोलेट कर देगा। और ये सिग्नल हमारी सारी कमांड देते कहाँ से हैं? हम एक कंट्रोल रूम से बोलते हैं, उसी जिसको बोलते हैं हम स्विच गियर। तो स्विच गियर हमारा बेसिकली ये स्विचिंग का पार्ट होता है। जैसे इट इज द apparatus यूज फॉर स्विचिंग, कंट्रोलिंग एंड प्रोटेक्टिंग द इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड इक्विपमेंट्स। सारे इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर जो भी हम इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं, कंट्रोलिंग डिवाइस यूज कर रहे हैं, तो वो सारे हमारा एक कॉम्बिनेशन होता है। वो हमारे कंट्रोल जो प्रोटेक्टिव जो डिवाइड है, वो हमारे डिवाइस हैं, वो सारे एक ही जगह पे हमारे कनेक्ट होते हैं। उनको हम ऑटोमेटिकली कंट्रोल करते हैं। जैसे कुछ कंपोनेंट्स होते हैं हमारे, जैसे कंपोनेंट्स ऑफ स्विच गियर, जैसे मान लो बस बार सर्किट ब्रेकर है। जो हम बस बार का मतलब है जिसका मैग्नीट्यूड हमारा एक ही रहता है और फ्रिक्वेंसी हमारी सेम रहती है। मान लो कितने भी हमारे जनरेटर्स वहाँ से आइसोलेट हो जाएं, कितने भी जनरेटर बंद हो जाएं, कितने भी जनरेटर हमारे जोड़ दें, तो उस बस बार का जो वोल्टेज जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा कांस्टेंट रहेगा, और फ्रिक्वेंसी भी हमारी चेंज रहेगी, मतलब सेम रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि हमारे नंबर ऑफ इनफाइनाइट हमारे जनरेटर्स हैं, वो हमारे कनेक्ट हैं पैरेलली किसी बस बार से। तो उसी बस बार में हमारे सर्किट ब्रेकर लगे होते हैं। सर्किट ब्रेकर लगे क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा कोई भी फॉल्ट ना आए, और उन फॉल्ट होने से पहले ही हमारा उस सर्किट को हमारा आइसोलेट कर दे। नेक्स्ट हमारा है आइसोलेटर्स अर्थिंग। आइसोलेटर अर्थिंग। तो आइसोलेटर अर्थिंग का मतलब है किसी जैसे हम जब भी हम किसी आइसोलेटर से हम किसी भी सर्किट को हम आइसोलेट करते हैं, बाईपास करते हैं, तो उसमें हमारा कुछ चार्ज होता है। तो हम पहले उसे मैनुअली ऑपरेट करने से पहले उस आइसोलेटिंग जो स्विच है हमारा, वहाँ पे जो चार्ज हमारा एक्यूमुलेट है उसको हम अर्थिंग करते हैं, ताकि हमें कोई शॉर्ट और हमें कोई करंट न लग सके। तो इस तरह से हमें सबसे पहले हमें सावधानी बरतनी होगी। ये हमारा एक इलेक्ट्रिकली हमारा एक प्रोसेस होता है। उसके बाद हमारा करंट ट्रांसफार्मर है। जैसे हमारा सीटी और पीटी होते हैं, पीटी मतलब वोल्टेज ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर। तो करंट ट्रांसफार्मर हमारे सीरीज में लगे होते हैं। जैसे मान लो कोई अचानक से हमारा एक डिस्टरबेंस आ गया हमारा ट्रांसमिशन लाइन के अंदर, और जो भी हमारे हाई मैग्नीट्यूड का जो सर्ज आया है वो करंट ट्रांसफार्मर हमारा रोक लेगा। तो करंट ट्रांसफार्मर हमारा करंट मेजरमेंट भी है, और इसके बाद में हमारा जो हाई सर्ज इम्पीडेंस आ रहे हैं, और सर्ज इम्पीडेंस की वजह से हमारा जो हाई सर्कुलेटिंग करंट जो फ्लो हो रहा है उसको भी रोकेगा। नेक्स्ट हमारा है वोल्टेज ट्रांसफार्मर। वोल्टेज ट्रांसफार्मर भी हमारा इसी तरह प्रोटेक्टिव की तरह ही काम करता है। ये भी हमारे स्विच यार्ड के अंदर हमारे कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट हमारा सर्ज सर्ज अरेस्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा इस प्रोटेक्शन के पार्ट में। मान लो कि कोई भी हमारी ट्रांसमिशन लाइन है, और हमारा कहीं हमारी स्विचिंग हो रही है, और या फिर हमारी लाइटिंग अरेस्टिंग, मतलब हमारी स्विचिंग होने से हमारे जो भी हमारी सर्ज वेवफॉर्म हमारी क्रिएट होती हैं किसी ट्रांसमिशन लाइन के अंदर, उन सर्ज को लो पाथ देना। ठीक है ना? तो ये हमारे सर्ज अरेस्टर का काम होता है। यही यही था हमारा इसके फॉल्ट्स के बारे में। थैंक्स।